Hello friends, welcome to Target for IQ. This is Mamit Kumar Jain. I am an assistant professor and advocate. आज जो हम टॉपिक लेके आ रहे हैं वो एविडेंस एक्ट में सेक्शन 40 से लेके 44 तक है और जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक है रेलेवेंसी ऑफ जजमेंट्स यानी कि निर्णयों की सुसंगति। देखिए इस बात को समझेंगे कि एविडेंस एक्ट में जो चैप्टर सेकंड है वो सेक्शन 5 to 55 बात करता है और वो बात करता है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स की। रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स यानी कि तथ्यों की सुसंगति की बात कर रहा है। कौन से सेक्शन से? सेक्शन 5 to 55। देखिए ये जो हमारा टॉपिक रहता है चैप्टर 2 एविडेंस एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि जब तक आप इसे नहीं समझते हैं तो यानी कि एविडेंस समझना बहुत टफ होता है। अब ध्यान देते हैं कि चैप्टर 2 में सेक्शन 5 to 55 जो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट की बात कर रहा है उसमें भी हम यदि इसके सब पार्ट बना लें तो देखिए इसके भी बहुत सारे उपभाग या सब पार्ट आप कुछ कहिए। तो देखिए यहाँ पर हमने सेक्शन 5 to 55 में रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स देख रहे हैं, तथ्यों की सुसंगति देख रहे हैं, लेकिन वो भी हम डिफरेंट सब टॉपिक के रूप में देख रहे हैं। जैसे कि यदि हम बात करते हैं रेज जस्टे की, तो जो रेज जस्टे है ये बात करता है सेक्शन 6 to 16। इसके बाद जब हम बात करते हैं एडमिशन या स्वीकृति की तो ये बात करते हैं सेक्शन 17 to 23। फिर इसके बाद हम कन्फेशन या समस्वीकृति की बात करते हैं जो बात करता है 24 to 30। फिर आगे हम बात कर सकते हैं डाइन डिक्लेरेशन यानी कि मृत्युकायित कथन की जो बात करता है सेक्शन 32 में। उसके बाद हम आगे भी जब देखते हैं तो सेक्शन 34 to 39 उसमें स्टेटमेंट अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस की बात की गई है, यानी कि जो कथन जो विशेष परिस्थितियों में किए गए हैं उनकी बात करता है। और ऐसी ही यदि हम बात करते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन की, किसकी? विशेषज्ञों की राय की, तो इसे हम देखते हैं 45 से लेके 51 तक। फिर रेलेवेंसी एज टू जजमेंट यानी कि निर्णयों की सुसंगति की हम जब बात करते हैं तो उस पर हमारा एक टॉपिक आता है 40 to 44, यानी कि मैं यहाँ पर ये दिखा रहा हूँ कि हम सेक्शन 5 से लेके 55 तक रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट की बात करते हैं तो उसमें एक हमारा जो सब पार्ट है वो आता है सेक्शन 40 से लेके 44 तक जो बात करता है निर्णयों की सुसंगति। यानी कि आज हम इस टॉपिक में ये देखेंगे कि जो प्रीवियस जजमेंट्स होते हैं, डिग्री होती हैं या जो ऑर्डर्स होते हैं, क्या उन्हें हम रेलेवेंट देखें, उन्हें हम क्या रेलेवेंट माने या ना माने। तो देखिए इस बात को समझिएगा कि जनरली जब भी हम कोई प्रोविज़न पढ़ाते हैं तो उसमें हम हमेशा जनरल रूल को साथ में लेके चलते हैं, यानी कि सबसे पहले जो पढ़ाया जाता है वो उस प्रोविज़न का सामान्य नियम पढ़ाया जाता है और उसके बाद यदि उस प्रोविज़न में कोई एक्सेप्शंस होते हैं तो हम उसकी बात करते हैं। लेकिन जब हम रेलेवेंसी ऑफ जजमेंट को पढ़ते हैं तो हमें ये सर्च करना है कि क्या कोई प्रीवियस जजमेंट, डिग्री या ऑर्डर रेलेवेंट है या नहीं है तो कब है और नहीं है तो कब है। तो यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे वो पहले जनरल रूल नहीं पढ़ेंगे, पहले हम जो शुरुआत करेंगे टॉपिक की वो एक्सेप्शन से ही करेंगे। तो इस बात को आपको बड़ा फोकस करना होगा और ये बहुत ही टेक्निकल टॉपिक माना जाता है एविडेंस एक्ट में। तो चलिए इसकी शुरुआत करेंगे सेक्शन 40 से लेके 44। देखिए इस बात को ध्यान रखेंगे, मैं एक सामान्य नियम पहले आपको बता तो रहा हूँ लेकिन हमारी जो शुरुआत होगी वो होगी एक्सेप्शन से, और जो एक्सेप्शन हमें देखने को मिलेंगे सेक्शन 40 से लेके 42 तक। लेकिन जो इसका सामान्य नियम है वो सामान्य नियम सेक्शन 43 में मेंशन किया हुआ है और सेक्शन 43 में बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा पहले, फिर हम टेक्निकल लैंग्वेज की भी बात करेंगे। तो सेक्शन 43 हमें ये कहता है कि जो जजमेंट्स होते हैं या कोई प्रीवियस जजमेंट, प्रीवियस डिग्री या प्रीवियस ऑर्डर्स होते हैं वो सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग या सब्सिक्वेंट मैटर में वो होते हैं इररेलेवेंट। यानी फिर समझिए, जो प्रीवियस जजमेंट, प्रीवियस डिग्रीज, प्रीवियस ऑर्डर्स हैं जो ऑलरेडी आ चुके हैं, कोर्ट पास कर चुका है उन्हें, अब वही प्रीवियस जजमेंट, डिग्री या ऑर्डर यदि हम किसी सब्सिक्वेंट केस में यूज करना चाहते हैं तो क्या ऐसे प्रीवियस जजमेंट, डिग्री रेलेवेंट होंगे बाद वाले मैटर में? तो नहीं, प्रीवियस जजमेंट बाद वाले मैटर में इररेलेवेंट माने जाएंगे। लेकिन अब ये तो जनरल रूल है, लेकिन पहले मैं शुरुआत करूंगा कहां से? एक्सेप्शन से, यानी कि इस जनरल रूल के 3 एक्सेप्शन हम देखेंगे। कहां देखेंगे? सेक्शन 40, 41 और 42। तो चलिए चलते हैं, हम बात करेंगे सबसे पहले सेक्शन 40 की। और देखिए पहला एक्सेप्शन, यानी कि मैं शुरुआती कर रहा हूं एक्सेप्शन के साथ, फिर हम बाद में पढ़ेंगे जनरल रूल। तो सेक्शन 40 कहता है प्रीवियस जजमेंट्स रेलेवेंट, यानी कि हम यही ढूंढना चाह रहे थे कि क्या पूर्व निर्णय या पूर्व जो प्रीवियस डिग्रीज या ऑर्डर्स होते हैं क्या वो रेलेवेंट होते हैं। तो यस, यहाँ शुरुआती हुई है कि प्रीवियस जजमेंट, डिग्रीज और ऑर्डर्स रेलेवेंट। लेकिन क्यों?
टू बार बार मतलब रोकना, टू बार अ सेकंड सूट और ट्रायल। यानी कि ये कह रहा है कि जो प्रीवियस जजमेंट है, प्रीवियस डिग्री या ऑर्डर है, वो किसी दूसरे वाद को या दूसरी कार्रवाई को रोकने के लिए ऐसे प्रीवियस जजमेंट एटसेट्रा रेलेवेंट होते हैं। देखिए, आप सबने कंसेप्ट सुना होगा, सिविल प्रोसीडिंग की बात करें, यदि सीपीसी की बात करें, सिविल प्रोसीजर कोड की बात करें, तो उसमें एक कंसेप्ट आता है रेस जुडिकेटा का। इसे हम कहते हैं प्राण न्याय। क्या कहते हैं? प्राण न्याय। तो जरा इस बात को आप फोकस करेंगे कि जो प्राण न्याय है वो सीपीसी के सेक्शन 11 में मेंशन किया हुआ है। और देखिए, सीधी सी बात है, जो प्राण न्याय या रेस जुडिकेटा होता है वो होता क्या है बेसिकली। तो देखिए, जो रेस जुडिकेटा है वो ये होता है कि यदि देखिए देयर मस्ट बी टू सूट्स, यानी कि जब हम रेस जुडिकेटा के कंसेप्ट को पढ़ लें, यानी कि 40 को समझने के लिए हमें रेस जुडिकेटा पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, रेस जुडिकेटा कहते हैं कि देयर मस्ट बी टू सूट्स, यानी कि दो वाद होने चाहिए। वन प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड, यानी कि एक पहले एक केस इंस्टीट्यूट हो चुका हो, एंड उसके बाद सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड, देयर मस्ट बी सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड सूट, यानी कि इसके बाद एक वाद और इंस्टीट्यूट होना चाहिए। तो देखिए, ध्यान देते हैं, यदि हम रेस जुडिकेटा की बात कर रहे हैं, प्राण न्याय की बात कर रहे हैं, तो एक तो आपके पास होना चाहिए प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट, यानी कि जो पहले संस्थित हो चुका हो, और एक सब्सिक्वेंटली जो बाद में हुआ हो। हम ध्यान देते हैं कि मैं बात करूंगा एक सिविल सूट जो पहले से ऑलरेडी इंस्टीट्यूटेड है, और ध्यान देते हैं वो इंस्टीट्यूट हो चुका है, और उसमें क्या होगा, कोई ना कोई कॉज ऑफ एक्शन तो होगा वाद हेतु, ठीक है। तो जो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट में जो वाद हेतु या कॉज ऑफ एक्शन था, वो इस वाले सूट में भी वही सेम कॉज ऑफ एक्शन है। इसमें कोई ना कोई तो पार्टीज होंगी, यानी कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट होंगे। वही प्लेंटिफ और वही डिफेंडेंट, वही वादी और वही प्रतिवादी या उनके रिप्रेजेंटेटिव बाद वाले केस में भी थे। जिस कैपेसिटी में इन्होंने ये केस इंस्टीट्यूट किया था, यानी कोई ना कोई हैसियत तो इनकी होगी, उसी सेम कैपेसिटी में बाद वाला केस भी इंस्टीट्यूट किया गया उन्हीं पार्टीज द्वारा। और फाइनली जो ये केस इंस्टीट्यूट हुआ था वो किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में हुआ था, और उन्होंने उस कॉम्पिटेंट कोर्ट ने यहाँ पर एक जजमेंट प्रोनाउंस कर दिया था। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि यदि आपने सब्सिक्वेंटली सूट में वही कॉज ऑफ एक्शन है, वही सेम पार्टीज हैं, उसी स्टेटस और टाइटल में उन्होंने भी केस इंस्टीट्यूट किया है, तो जब वो यहाँ पर जब हम ये दूसरा केस इंस्टीट्यूट करेंगे सेम पार्टी सेम कैपेसिटी में और सेम कॉज ऑफ एक्शन को लेके, तो ठीक है, बाद वाली कोर्ट में वो केस इंस्टीट्यूट तो हो जाएगा। लेकिन जब कोर्ट को ये पता चलेगा कि ऑलरेडी उन्हीं पार्टीज, उन्हीं कॉज ऑफ एक्शन, उन्हीं कैपेसिटी में एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने जजमेंट ऑलरेडी प्रोनाउंस कर दिया है, जजमेंट पास कर दिया है, कोई डिग्री या ऑर्डर दे दिया है, तो अब बाद वाली जो कोर्ट है वो उसमें अब जो प्रोसीडिंग है वो स्टे कर देगी, यानी कि अब उसमें आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अब मसला यहाँ पर ये है कि जब सब्सिक्वेंट कोर्ट में ये कहा जाएगा, एक पार्टी तो ये कहेगी ना जिसके फेवर में ऑलरेडी जजमेंट आ चुका होगा, जिसके फेवर में आ चुका होगा, वो बाद में यही तो कहेगा कि भाई आपने ये दूसरी पार्टी ने हमारे ऊपर केस क्यों इंस्टीट्यूट कर दिया, ऑलरेडी इसमें जजमेंट तो आ गया। तो कोर्ट ये बात कैसे माने कि उसमें रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा, प्राण न्याय का सिद्धांत लागू होगा। तो ऐसे में प्राण न्याय का सिद्धांत लागू करने के लिए क्या आपको जो प्रीवियसली जो केस इंस्टीट्यूट हुआ था उसमें जो जजमेंट पास हुआ था, तो क्या यदि हम वो जजमेंट इस केस में लाके दिखा दें, तो क्या सब्सिक्वेंटली जो इंस्टीट्यूटेड सूट था उसमें जो सब्सिक्वेंट कोर्ट थी, यदि उस कोर्ट में हम प्रीवियस जजमेंट लेके आ जाए और हम ये कहेंगे कि देखिए ऑलरेडी इस मैटर पे प्रीवियस कोर्ट जजमेंट दे चुकी है, इसलिए इस मामले में, इस प्रोसीडिंग में, इस कोर्ट में ये दूसरा केस आगे प्रोसीड नहीं होना चाहिए, तो ऐसे मामले में रेस जुडिकेटा को अप्लाई करने के लिए इस मामले में जो प्रीवियस जजमेंट होगा वो रेलेवेंट होगा। एक बात अब हम देखेंगे, यानी कि हमने सेक्शन 40 में देखा कि प्रीवियस जजमेंट, जनरल रूल क्या था कि प्रीवियस जजमेंट रेलेवेंट नहीं होता, लेकिन हमने रेस जुडिकेटा को साबित करने के लिए या जो हमारी हेडिंग थी कि प्रीवियस जजमेंट रेलेवेंट टू बार अ सेकंड सूट, यानी कि द्वितीयवाद को रोकने के लिए जो प्रीवियस जजमेंट है, यानी कि रेस जुडिकेटा को अप्लाई करने के लिए जो प्रीवियस जजमेंट है वो रेलेवेंट होगा। अब हम आगे चलेंगे, अब हम बात करेंगे सेक्शन 41 की। देखिए, सेक्शन 41 को समझने के लिए आप दो बातें समझेंगे कि जो जजमेंट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक कौन सा होता है, एक जजमेंट इन रैम होता है। कौन सा होता है? जजमेंट इन रैम। और एक होता है जजमेंट इन पर्सोनम। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है जजमेंट इन रैम और एक होता है जजमेंट इन पर्सोनम, यानी कि इसे हम बोलते हैं लोकलक्षी निर्णय। क्या बोलते हैं? लोकलक्षी निर्णय।
और एक होता है पक्षकार बंधी निर्णय। दूसरा कौन सा होता है? पक्षकार बंधी निर्णय। तो जरा इस बात को फोकस करेंगे कि जो एक लोकलक्षी निर्णय होता है, एक पक्षकार लक्षी या पक्षकार बंधी निर्णय होता है। तो ध्यान देते हैं जो ये निर्णय होते हैं, ये जजमेंट होते हैं, ये जो ये केस चलता है, ये प्रोसीडिंग होती है, ये होती तो दो पार्टीज के बीच में ही है। एक यानी कि दो पार्टीज होती हैं, चाहे वो प्लेंटिफ बोलिए, डिफेंडेंट बोलिए। लेकिन जब इसमें कोई निर्णय आता है तो वो निर्णय पूरी दुनिया को, सभी व्यक्तियों को प्रभावित करता है। यानी कि ऐसा जजमेंट, ऐसी डिग्री या ऐसा ऑर्डर जो जजमेंट इन रैम में आता है वो सभी व्यक्तियों को प्रभावित करता है, सभी व्यक्तियों के अगेंस्ट उसे लागू किया जा सकता है और सभी व्यक्तियों को वो सभी व्यक्तियों के लिए प्रभावशील होता है। और मैं इसी का एग्जाम्पल अभी बताने वाला हूं। जो पर्सोनम होता है यानी कि जजमेंट इन पर्सोनम होता है, वो केवल संबंधित पक्षकारों पर ही लागू होता है, उनको ही अफेक्ट करता है, और बाकी जितनी भी थर्ड पार्टीज हैं यानी कि पूरी दुनिया की मैं बात करूं उनको प्रभावित नहीं करती। तो देखिए जो सेक्शन 41 है वो केवल और केवल जजमेंट एंड रैम की बात करता है, पर्सोनम की बात नहीं करता। यानी कि प्री में क्वेश्चन ये आ सकता है कि सेक्शन 41 रिलेट्स टू ओनली जजमेंट एंड रैम, ओनली जजमेंट इन पर्सोनम, बोथ, या नन ऑफ द अबव। तो आप बताएंगे केवल वो लोकलक्षी निर्णयों पे लागू होता है, व्यक्ति लक्ष्य पे लागू नहीं होता। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और हम यहाँ पर अभी ये देख रहे हैं कि कोई जजमेंट रेलेवेंट कब होता है, यानी कि क्या इन मामलों में कोई जजमेंट रेलेवेंट होगा या नहीं होगा। तो ये दूसरा सेक्शन चलेगा हमारा जनरल रूल का, कि एक जनरल रूल क्या था कि जो प्रीवियस जजमेंट डिग्री या ऑर्डर होते हैं जनरली वो रेलेवेंट नहीं होते। लेकिन मैं सेकंड एक्सेप्शन को सेक्शन 40 के बाद मैं सेक्शन 41 को लेके आ रहा हूं, जिसमें मैं दिखाऊंगा कि एक प्रीवियस जजमेंट डिग्री या ऑर्डर रेलेवेंट है। तो समझते हैं, जब मैं बात कर रहा हूं लोकलक्षी निर्णय की, जो भले डिस्प्यूट दो व्यक्तियों के बीच में है लेकिन उसमें जो निर्णय डिग्री या ऑर्डर आएगा उससे सभी व्यक्ति प्रभावित होंगे। तो ये कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता दूं, ये 4 तरीके के होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? ये 4 तरीके के जजमेंट होते हैं। यानी कि यदि मैं बात करूं जो जजमेंट इन रैम की बात करूं, ये एविडेंस एक्ट में 4 तरीके के बताए हुए हैं। कौन कौन से बताए हुए हैं? एक बताया इंसॉल्वेंसी जुडिक्शन, यानी कि वो कोर्ट जिनके पास दिवाला संबंधी मामलों को सुनने की अधिकारिता है, उन्हें हमने क्या बोला है? इंसॉल्वेंसी जुडिक्शन। यानी कि कोर्ट के सामने ये मसला आता है कि कोई व्यक्ति वो इंसॉल्वेंट है या नहीं है, यानी कि वो दिवालिया है या नहीं है, यानी कि वो बैंकक्रप्ट है या नहीं है, और कोर्ट ने अब ये फैसला सुनाया, सपोज ये जजमेंट दिया कि ऐसा व्यक्ति इंसॉल्वेंट है, तो जिस पार्टी ने उसके खिलाफ केस इंस्टीट्यूट किया होगा उसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने के लिए, तो न केवल वो जजमेंट इन दोनों पार्टीज पे बल्कि पूरी दुनिया के लिए वो जजमेंट प्रभावशील होगा, यानी कि वो पूरी दुनिया के लिए एक तरह से माना जाएगा कि वो इंसॉल्वेंट है। ऐसे ही एक होता है प्रोबेट। प्रोबेट का मतलब यहाँ पर होता है कि एक ऐसी कोर्ट जो विल संबंधी जो डिस्प्यूट होते हैं, विल मतलब जो वसीयत संबंधी कोई डिस्प्यूट होते हैं, उनको डिसाइड करती है कि वो विल जेन्युइन थी या नहीं थी, या वो विल किसी स्पेसिफिक पर्सन की थी या नहीं थी। तो जो भी कोर्ट किसी विल से संबंधित डिस्प्यूट को डिसाइड करती है, वो जजमेंट भी वो कोर्ट होती है, वो प्रोबेट जुडिक्शन रखती है, और ऐसे जजमेंट भी जजमेंट इन रैम कहलाते हैं। और एक होती है एडमिरल्टी। एडमिरल्टी यानी कि नावाधिकरण। इसे क्या बोलते हैं हिंदी में? इसे बोलते हैं नावाधिकरण। तो ये वो कोर्ट होती हैं जो युद्ध से उठने वाले जितने भी डिस्प्यूट होते हैं, यानी कि जैसे अभी यूक्रेन और रशिया का मसला हो रहा है और उसमें कोई डिस्प्यूट उनके बीच अराइज होता है, तो एक स्पेशल कोर्ट हमने बनाई हुई है एडमिरल्टी कोर्ट। तो इसमें ऐसे जो युद्ध से उठने वाले डिस्प्यूट है उनका जो निपटारा करती है वो एडमिरल्टी कोर्ट करती है। उसमें जो निर्णय या जजमेंट आता है वो न केवल कंसर्न पार्टी को बल्कि पूरी दुनिया को अफेक्ट करती है, और पूरी दुनिया पे वो रेलेवेंट मानी जाएगी, पूरी दुनिया के अगेंस्ट। और एक होता है मैट्रिमोनियल, यानी कि जो विवाह विषयक संबंधी जो अधिकारिता होती है कि ए और बी हस्बैंड वाइफ है या नहीं है, तो जैसा भी। तो ये 4 जो जजमेंट होते हैं, ये 4 जजमेंट ही कहलाते हैं जजमेंट इन रैम, और सेक्शन 41 सिर्फ इन्हीं की बात करता है। तो अभी मैं इसे यहाँ पर छोड़ते हुए एक बात और लेके चलूंगा कि जो पर्सोनम होता है, यानी कि जजमेंट इन पर्सोनम, यानी कि पक्षकार बंधी निर्णय। तो पक्षकार बंधी निर्णय जैसे मैंने आपको बताया, ये कंसर्न पार्टी को ही अफेक्ट करते हैं और पूरी दुनिया से इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे कि मैं बात करूं कॉन्ट्रैक्ट का या टॉर्ट का मसला, यानी कि यदि मैंने एक को कुछ पैसा उधार दिया और मैं अब उससे ये कहता हूं कि उसने जो हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि वो इस टाइम तक मुझे पैसा वापस करेगा, उसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, संविदा भंग किया, तो ऐसे में मैंने उन 2 लाख रुपए के लिए उसके ऊपर जो
सिविल केस इंस्टीट्यूट किया तो वो जो भी जजमेंट डिक्री या ऑर्डर आती है वो सिर्फ मुझे अफेक्ट करेगी या जिसके अगेंस्ट मैंने केस इंस्टीट्यूट किया यानी कि डिफेंडेंट को अफेक्ट करेगी, लेकिन उसमें जितने भी थर्ड पर्सन्स हैं उनसे उनका कोई मतलब नहीं है। तो जो पर्सोनम के जो जनरली मामले होते हैं वो कौन से होते हैं? टॉर्ट्स के मसले यानी कि अपकृत्य के मामले या जितने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड डिस्प्यूट हैं वो आते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि मेरा मसला ये था सेक्शन 41 में कि कौन से जजमेंट रेलेवेंट है एक्सेप्शनल केसेस में, ये सेकंड एक्सेप्शन है सेक्शन 41, तो मैंने बताया कि जो जजमेंट इन रैम होते हैं, जजमेंट इन रैम कौन से होते हैं? ये 4 होते हैं। तो यहाँ पर सेक्शन 41 में इन चारों जो जजमेंट्स हैं इनको हमने रेलेवेंट दिखाया है। अब मसला ये आता है कि जजमेंट, ये जो 4 कोर्ट है यानी कि जो जजमेंट इन रैम है यानी कि लोकलक्षी निर्णय है, बेसिकली जजमेंट होते क्या हैं? ये वो जजमेंट होते हैं जो किसी व्यक्ति की लीगल कैरेक्टर यानी कि विधिक चरित्र या उसके स्टेटस यानी कि हैसियत का निर्धारण करते हैं। तो ये जजमेंट कहलाते हैं जजमेंट इन रैम। और ऐसे जजमेंट या डिग्री ऑर्डर जो लीगल कैरेक्टर स्टेटस को शो करते हैं किसी व्यक्ति के, वो कौन कौन से हैं? दिवाला विषयक, प्रोबेट विषयक, नामाधिकरण विषयक और विवाह विषयक। तो ये 4 जजमेंट सेक्शन 41 में यानी कि प्रीवियस जजमेंट, यानी कि अब हम ये बात करें कि कोई व्यक्ति, एक क्वेश्चन ये आया, प्रीवियस जजमेंट ये था कि कोर्ट ने ए को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, तो ये कौन सा जजमेंट है? जजमेंट इन रैम। अब बाद में फिर कभी ए के अगेंस्ट से डिस्प्यूट आता है कोर्ट में कि ए इंसॉल्वेंट है या नहीं है, दिवालिया है या नहीं है, तो ये प्रीवियस जजमेंट था उसके अगेंस्ट, वो प्रीवियस जजमेंट उसके अगेंस्ट सब्सिक्वेंट मैटर में या पश्चातवर्ती वाद में सुसंगत या रेलेवेंट माना जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक तीसरे एक्सेप्शन की बात करेंगे जो सेक्शन 42 में बताया गया है, यानी फिर मैं बात रिपीट करूंगा, एक सामान्य नियम है कि जो प्रीवियस जजमेंट डिक्री या ऑर्डर होते हैं वो सब्सिक्वेंट मैटर में इररेलेवेंट होते हैं, लेकिन ये तीसरा एक्सेप्शन है जिसमें हमने प्रीवियस जजमेंट डिक्री या ऑर्डर को रेलेवेंट दिखाया है। तो ये क्या कह रहा है, जरा इस बात को आप समझेंगे। ये कह रहा है कि जजमेंट्स डिक्रीज, जजमेंट ऑर्डर्स और डिक्रीज अदर देन दोज मेंशन इन सेक्शन 41, यानी कि हम ऐसे जजमेंट, ऐसे डिक्री या ऐसे ऑर्डर की बात कर रहे हैं जो सेक्शन 41 में नहीं आते, यानी कि हम जजमेंट इन रैम की बात नहीं कर रहे हैं। उनके अलावा जितने भी डिग्री ऑर्डर या जजमेंट हैं वो रेलेवेंट होंगे। वो रेलेवेंट होंगे कब होंगे? इफ दे रिलेट टू मैटर्स ऑफ पब्लिक नेचर, यानी कि कोई ऐसा जजमेंट डिक्री या ऑर्डर जो सेक्शन 41 में आने वाले जजमेंट डिक्री या ऑर्डर से अलग है, यानी कि वो जजमेंट इन रैम नहीं है। और वो जजमेंट डिक्री ऑर्डर जो किससे रिलेटेड है? वो ऐसे मैटर से रिलेटेड है जो लोक प्रकृति से संबंधित है। यानी अब पब्लिक नेचर से मतलब क्या हो गया? यानी कि यदि मैं एग्जांपल दूं कि क्या कोई रोड पब्लिक रोड है या प्राइवेट रोड है, ये मसला कौन सा है? पब्लिक नेचर, क्योंकि इसमें मैक्सिमम यानी कि पब्लिक एट लार्ज अफेक्टेड हो रही है, प्रभावित हो रही है, यानी कि अधिकांश जनता जिससे प्रभावित होती है। ऐसे जजमेंट किससे रिलेटेड होते हैं? ये पब्लिक नेचर से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि कोई रोड पब्लिक रोड है या प्राइवेट रोड है, या किसी को रिवर में बोट चलाने का या नाव चलाने का राइट है या नहीं है, या जब हम बात करते हैं रोड में टोल टैक्स वसूलने की बात करते हैं, टोल प्लाजा जब हम बना देते हैं, तो क्या वहां पर टोल प्लाजा लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता? टोल टैक्स वसूला जा सकता है, नहीं वसूला जा सकता? ये सब पब्लिक नेचर से रिलेटेड है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो भी जजमेंट डिक्री या ऑर्डर, जो प्रीवियस जजमेंट डिक्री ऑर्डर है जो सेक्शन 41 में नहीं आते, ऐसे सभी जजमेंट डिक्री ऑर्डर सब्सिक्वेंट मैटर में रेलेवेंट हो जाएंगे यदि वो किससे रिलेटेड है? पब्लिक नेचर या लोक प्रकृति के मामलों से। लेकिन आगे इसमें यह बात भी कही गई है कि ठीक है, एक हमारा प्रीवियस जजमेंट डिक्री या ऑर्डर था, ये था प्रीवियस जजमेंट में दिखाता हूं यहां पर। अब प्रीवियस जजमेंट में ये आ गया कि कोई पब्लिक रोड, यानी कि ये डिस्प्यूट था पब्लिक नेचर से रिलेटेड, ये डिस्प्यूट था कि वो रोड पब्लिक है या प्राइवेट है, और कोर्ट ने, कंसर्न कोर्ट ने कहा कि देखो ये पब्लिक रोड है। ये कौन सी रोड है? पब्लिक रोड है, ठीक है। और ये डिस्प्यूट किसके बीच में था? ए और बी के बीच में। यानी ए उस पब्लिक रोड पे जा रहा था, लेकिन बी ने कहा कि आप इसमें नहीं जा सकते क्योंकि ये मेरी प्राइवेट रोड है। अब डिस्प्यूट हो गया ए और बी के बीच में। ए कह रहा है पब्लिक रोड है, बी कह रहा है प्राइवेट रोड है, आप इसमें नहीं जा सकते। अब केस चलन के बीच तो कोर्ट ने डिसाइड किया कि वो रोड कौन सी है? पब्लिक रोड है। अब बाद में एक सब्सिक्वेंट केस आता है लगभग वैसे ही, क्योंकि ये पब्लिक नेचर से रिलेटेड डिस्प्यूट है। अब बाद में एक सब्सिक्वेंट डिस्प्यूट फिर आता है, जो डिस्प्यूट होता है बी और सी के बीच में। किसके बीच में? बी और सी के बीच में। अब फिर सी उस रोड पे जा रहा था क्योंकि वो पब्लिक रोड थी, लेकिन बी कहता नहीं ये प्राइवेट रोड है, और बी ने सी को उस रोड पे जाने से रोक दिया। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट हुआ,
सी ने केस कर दिया बी के अगेंस्ट कि उसने रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट किया था, सदोष अवरोध किया था, और सी ने बी के अगेंस्ट केस कर दिया क्योंकि सी का कहना था ये पब्लिक रोड है जबकि ये कहता है ये प्राइवेट रोड है। अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों के बीच जो डिस्प्यूट है तो उस मामले में क्या प्रीवियस जजमेंट रेलेवेंट होगा, यानी कि ये साबित करने के लिए कि वो रोड पब्लिक रोड है, तो क्या प्रीवियस जजमेंट जो आया था जिसमें कोर्ट ने उस रोड को पब्लिक रोड डिक्लेयर किया था, तो क्या इनके या सब्सिक्वेंट मैटर में प्रीवियस जजमेंट रेलेवेंट होगा? तो यस, सेक्शन 42 कहता है कि ऐसा प्रीवियस जजमेंट सब्सिक्वेंट मैटर में, क्योंकि वो पब्लिक नेचर से रिलेटेड डिस्प्यूट है, तो ऐसा प्रीवियस जजमेंट बाद वाले केस में रेलेवेंट तो होगा, सुसंगत तो होगा, लेकिन ऐसा जजमेंट प्रीवियस जजमेंट बाद वाले केस में कंक्लूसिव प्रूफ या निश्चयात्मक सबूत नहीं होगा। ठीक है, तो ये 3 एक्सेप्शन थे। इसके बाद मैं सेक्शन 43 की बात करूंगा जो बात करता है जनरल रूल की। तो चलिए अब हम लेके चलेंगे जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जनरली हमें पहले जनरल रूल पढ़ना चाहिए और बाद में हमें एक्सेप्शंस पढ़ने चाहिए, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें पहले एक्सेप्शन जानना होता है और फिर हमें पढ़ना होता है जनरल रूल। तो सेक्शन 43 देखिए क्या लिखा है जनरल रूल, देखिए जजमेंट्स, ऑर्डर्स और डिक्रीज other than those mentioned in section 40, 41, 42 are irrelevant। देखिए सीधी सी बात, अभी मैंने सेक्शन 40, 41, 42 पढ़ा है आपको और मैंने दिखाया कि 40, 41, 42 में जो प्रीवियस जजमेंट, डिग्री या ऑर्डर थे वो क्या थे, सुसंगत, रेलेवेंट थे। तो मैं यहाँ पे यही दिखा रहा हूँ कि जो 40 से लेके 42 तक जितने भी जजमेंट, डिग्री या ऑर्डर आ रहे हैं वो तो इररेलेवेंट, सॉरी वो तो रेलेवेंट है। जो सेक्शन 40, 41, 42 में जितने भी डिक्रीज, जजमेंट का ऑर्डर है वो तो क्या है, रेलेवेंट है, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया भी। इनके अलावा जितने भी जजमेंट, जितने भी डिग्री, जितने भी ऑर्डर्स हैं वो क्या होंगे, इररेलेवेंट। यानी कि यही हमारा जनरल रूल था, यही हमारा जनरल रूल था कि कोई भी डिग्री, ऑर्डर या जजमेंट वो प्रीवियस डिग्री, प्रीवियस ऑर्डर, प्रीवियस जजमेंट क्या होता है, इररेलेवेंट होता है, जब तक कि हमारा मामला सेक्शन 40 में, 41 में, 42 में नहीं आता। क्लियर है बात? लेकिन मैं इस बात को भी समझा दूं कि जो जनरल रूल है कि जो सेक्शन 40, 41, 42 में जो जजमेंट, डिक्री ऑर्डर नहीं आते हैं, उसके अलावा जितने भी जजमेंट, डिक्री ऑर्डर हैं वो रेलेवेंट हैं, लेकिन इररेलेवेंट हैं, लेकिन क्या है, इररेलेवेंट है, विसंगत है। लेकिन इसके भी 2 एक्सेप्शन है, यानी कि 40 से 42 तक यदि कोई जजमेंट, डिग्री ऑर्डर नहीं है तो इसके अलावा जितने भी जजमेंट, डिग्री ऑर्डर हैं वो क्या है, विसंगत, इररेलेवेंट, लेकिन 2 मामलों में वो भी रेलेवेंट हो जाएंगे जो 43 में ही मेंशन कर रखा है। पहला कौन सा, अनलेस द एग्जिस्टेंस ऑफ सच जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर इज अ फैक्ट इन इशू, यानी कि जहां ऐसा प्रीवियस जजमेंट सब्सिक्वेंट मैटर में, यानी कि जहां प्रीवियस जजमेंट, डिक्री या ऑर्डर सब्सिक्वेंट मैटर में, यानी कि बाद वाले मामले में विवादा तथ्य ना हो, यानी कि ऐसा हो कि अभी मैं बता रहा हूं कि प्रीवियस जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर इररेलेवेंट है, इन मामलों को छोड़ दिया जाए तो, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है कि यदि किसी सब्सिक्वेंट केस में प्रीवियस जजमेंट, डिक्री या ऑर्डर फैक्ट इन इशू है तो ऐसा प्रीवियस जजमेंट, डिक्री या ऑर्डर उस सब्सिक्वेंट मैटर में रेलेवेंट हो जाएगा। कैसे, एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, टॉर्ट के मसले में आता है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का मसला, यानी कि किसी व्यक्ति ने मेरे खिलाफ कोई झूठा क्रिमिनल केस इंस्टीट्यूट किया और फाइनली क्योंकि वो फेक था तो फाइनली कोर्ट ने मुझे अक्विटल कर दिया, दोष मुक्त कर दिया। लेकिन उसके केस इंस्टीट्यूट करने से क्या हुआ, अरेस्टिंग हुई, सोसाइटी में मेरा नाम खराब हुआ, मेरा जो बिजनेस था वो छूट गया, तो ऐसे में जो बड़ा लॉस हुआ। तो फाइनली जब मेरे फेवर में जजमेंट आया, यानी कि मुझे एक्विटल किया गया, तो मैंने कोर्ट में अब उसके खिलाफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन यानी कि विद्वेषपूर्ण अभियोजन के लिए, कंपनसेशन के लिए केस इंस्टीट्यूट कर दिया। अब क्या उसमें जो मैं मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस लेके आ रहा हूं उसके खिलाफ, क्या उसमें मुझे रेमेडी मिलनी चाहिए, रिलीफ मिलना चाहिए, कंपनसेशन मिलना चाहिए? तो कंपनसेशन मिलना चाहिए तो मुझे कुछ साबित करना पड़ेगा ना, मुझे ये साबित करना पड़ेगा कि इन्हें मेरे खिलाफ एक झूठा केस इंस्टीट्यूट किया था और केस इंस्टीट्यूट करने के बाद मेरा एक्विटल हुआ था, ये तो साबित करना पड़ेगा ना, तभी तो मैंने जो टॉर्ट का केस इंस्टीट्यूट किया है उसमें मुझे बेनिफिट मिलेगा, मेरे फेवर में जजमेंट आएगा। तो मुझे अब ध्यान देते हैं कि जो सब्सिक्वेंट केस है, यानी कि जिसमें मैंने टॉर्ट का केस इंस्टीट्यूट किया है कंपनसेशन के लिए, तो उस केस में फैक्ट इन इशू क्या है, उस केस में फैक्ट इन इशू ये है कि क्या मेरा प्रीवियस जो क्रिमिनल केस उसने इंस्टीट्यूट किया था मेरे ऊपर, क्या उसमें मेरा एक्विटल हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिए कि उस प्रीवियस जजमेंट, जो प्रीवियस जजमेंट था वो सब्सिक्वेंट मैटर में क्या है, फैक्ट इन इशू, यानी कि बाद वाले केस में, टॉर्ट के मसले में
फैक्ट इन इशू या विवादित तथ्य क्या है कि क्या मेरा प्रीवियस केस में एक्विटल हुआ था या नहीं हुआ था। तो ये जो प्रीवियस जजमेंट है वो बाद वाले केस में या अप्रत्यय के मामले में ही क्या है, विवादित तथ्य है। तो ऐसा प्रीवियस जजमेंट अब इस एक्सेप्शन में हो जाएगा रेलेवेंट। और इसके बाद मैं दूसरा एक्सेप्शन लेके आता हूं, यानी कि हमारे जनरल रूल क्या था कि कोई भी जजमेंट, डिक्री या ऑर्डर जो सेक्शन 40, 41 या 42 में नहीं आता वो क्या है, इररेलेवेंट है, अनलेस। और इसका सेकंड एक्सेप्शन सुन लीजिएगा कि जनरल रूल ठीक है, ऐसा डिक्री, ऑर्डर या जजमेंट रेलेवेंट नहीं है, लेकिन वो रेलेवेंट हो जाएगा यदि इस एविडेंस एक्ट में एक्सप्रेसली उसे कहीं रेलेवेंट डिक्लेयर किया गया है। जैसे सर मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इस एविडेंस एक्ट में कोई जजमेंट, डिक्री या ऑर्डर यदि एक्सप्रेसली रेलेवेंट बता रखा है तो वो रेलेवेंट होगा। और इसका मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं कहां पर, एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सेक्शन 14, यानी कि जो धारा 14 है उसका एक्सप्रेशन 2 में ये एक्सप्रेसली बता दिया गया है कि यदि स्टेट ऑफ माइंड को समझने के लिए जो प्रीवियस जजमेंट है वो रेलेवेंट माना जाता है। यानी कि किसी व्यक्ति के मन की दशा को साबित करना है, स्टेट ऑफ माइंड को प्रूव करना है, तो जो प्रीवियस जजमेंट है यानी कि प्रीवियस कन्विक्शन है, पूर्व दोष सिद्धि है, वो उसके स्टेट ऑफ माइंड को साबित करने के लिए रेलेवेंट होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रेलेवेंसी एज टू जजमेंट या निर्णयों की सुसंगति के ऊपर था। तो ये मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आएगा। तो यानी कि जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको जनरल रूल बाद में पढ़ना है, पहले आपको सेक्शन 40, 41, 42 पढ़ना है, उसके बाद जो सेक्शन 43 में जनरल रूल है आप उसे देखेंगे 2 एक्सेप्शन के साथ, 2 अपवादों के साथ। तो आज का ये लेक्चर यहीं तक रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।